कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्हें हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण कमान प्रदेश अध्यक्ष की मिली है और अब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिनको लेकर अभी कुछ समय पहले बहुत महत्वपूर्ण बात विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने कही, मध्य प्रदेश के प्रभारी। उन्होंने कहा ये तीसरी पीढ़ी के हाथों में कमान देने का केंद्रीय नेतृत्व का एक निर्णय है। यानी आप देखिए कि बीजेपी किस तरह से पीढ़ी परिवर्तन की तरफ भी जाती है और पीढ़ियों के बीच में उचित संयोजन और समायोजन के साथ वो बहुत सहजता से कोशिश करती है कि एक पीढ़ी का परिवर्तन भी हो जाए। और जिनको ये कमान मिली है प्रदेश अध्यक्ष की, कई लोगों के लिए शायद ये एक बहुत ही अप्रत्याशित निर्णय भी हो सकता है, लेकिन जो वीडी शर्मा साहब को जानते थे, विष्णुदत्त शर्मा साहब को जानते थे, वो जानते थे और मानते भी थे कि ये निर्णय हो तो इसको लेकर चौंकना नहीं है। चुनौतियां बहुत हैं उनके सामने, आसान नहीं है, लेकिन जो उनके आलोचक हैं और जो उनके प्रशंसक हैं, दोनों ये मानते हैं कि ये वक्त एकदम ठीक है कि किसी के लिए अगले चुनाव के पहले करीब करीब 3.5-4 साल का वक्त है और आप अपनी मेधा, अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी संभावनाओं के लिए वो मजबूत आकाश ढूंढ सकते हैं पूरी ताकत के साथ, जहां आप अपने को प्रमाणित कर सकते हैं। बहुत स्वागत करता हूं वीडी शर्मा साहब आपका। और ज़्यादा गंभीरता और ज़्यादा अपने को ठहराव और ज़्यादा इस दायित्व को लेकर विनम्रता, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने देखा कि ये बीते 1-1.5 साल में आपने अपने भीतर ये परिवर्तन किया, तो ये कुछ आपको इंट्यूशन हो गया था या केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ कहीं ना कहीं संकेत किया था कि वीडी शर्मा जी आप तैयार रहिए, भविष्य में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है? शरद जी, आप तो सब जानते हैं कि मैं जब विद्यार्थी वर्ष में था तब भी मेरा आपसे लगातार संबंध भी रहा है और एज ए मीडिया भी आपके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा। हम लोग तो हमेशा अपने काम को करते रहने में ये विश्वास हमेशा रहा है कि जो काम मिला है उस काम को गंभीरता के साथ और एक एक्यूरेसी के साथ कैसे करें, ये प्रयास मेरा हमेशा से अपनी वर्किंग के अंदर मैंने भी ये प्रयास किया है। कब क्या होगा, कौन सी जिम्मेदारी संगठन क्या देगा, इसके बारे में कभी शरद जी सोचा नहीं, और संगठन जो जो काम देता गया उस काम को ठीक तरीके से करने का प्रयास मैंने लगातार किया है जी। और आज केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को, जो एक गांव और किसान के बेटा के नाते से इस काम में धीरे धीरे आगे चलने का प्रयास किया है, आप सब लोगों के साथ मिल करके, तो आज एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज यहाँ पर भेजा है। इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन सबने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। सामान्य कार्यकर्ता आपने कहा और मैं उससे असहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को लेकर असामान्य निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिया 2 ब्राह्मण मध्य प्रदेश में। हालांकि विनय जी से जब भी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई इंदौर में, तो उन्होंने कहा कास्टियस्ट पॉलिटिक्स में बीजेपी भरोसा नहीं करती है, लेकिन ये असामान्य निर्णय इस परिप्रेक्ष्य में है कि नेता प्रतिपक्ष भी ब्राह्मण और प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण, तो निश्चित तौर पर उस केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ देखा होगा। इस निर्णय पर मैं आपसे प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि बीते 1-1.5 वर्षों में जिस तरह से आपकी राजनीतिक संभावनाएं जो सामने आई, और मैं उसको अस्वाभाविक भी नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीति में ये होता है, प्रतिद्वंद्विता हमेशा रहती है और रहेगी, वो दिखेगी नहीं लेकिन रहेगी, और आप बखूबी इसको समझते हैं। इन चुनौतियों से निकलकर प्रदेश अध्यक्ष का ये जो दायित्व है, इसमें बड़े चैलेंजेस आपके सामने हैं। हालांकि टीम आपके पास है और बीजेपी जैसी काडर बेस पार्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी, मैं अगर आपसे कहूं कि 3 बड़ी चुनौती आप अभी क्या देखते हैं, तो क्या कहेंगे आप? शरद जी, मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग, जो आपने कहा कि एक कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स और चीज़ें चलती रहती हैं, हम लोग कॉम्पिटिशन तो करते हैं लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन करते हैं, स्वस्थ परंपरा के साथ आगे बढ़ना। और जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतना सशक्त और सक्षम संगठन है जी कि जिस संगठन को मध्य प्रदेश के अंदर कुशाभाऊ ठाकरे ने सींचा हो, राजमाता सिंधिया ने जिसका पालन पोषण किया हो, प्रणल खंडेलवाल से लेकर के पटवाजी और कैलाश जोशी जैसे लोग जिन्होंने इस संगठन को यहाँ खड़ा किया, तो बड़ा सशक्त और ताकतवर संगठन जो है, इस संगठन को आगे बढ़ाना, उसको गति देने का प्रयास करना, उसमें अपनी भूमिका कैसे बन सकती है, ये महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो ये है कि इसको मैं अपनी भूमिका कैसे निभा सकूं, इसके लिए जो जो एफर्ट्स करना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष
आज के समय में मेरे लिए है। जी बाकी मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में जो सरकार बनी, उस सरकार ने छल कपट के आधार पर जो इस प्रदेश की जनता को जो गुमराह किया और प्रदेश की जनता के साथ जो छल हुआ है, यह हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि इस प्रकार से भ्रमित करके और जनता को इस रूप में ला करके खड़ा कर देना, और उस जनता के साथ आज उन गरीब लोगों के साथ, मध्य प्रदेश का जो सामान्य और गरीब वर्ग है, उन गरीब वर्गों के साथ किस प्रकार के हालात बने हैं, इनसे आज निपटना, उनके मन को छूने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार करती रही, चाहे शिवराज जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे बाबूलाल गौर का रहा हो, चाहे आदरणीय उमा जी का रहा हो, या पटवारी जोशी जी रहे हो, जिन्होंने हमेशा अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता की, आज वो वंचित हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसको लेकर के हमारी भूमिका बने कि मध्य प्रदेश के अंदर उन सब की चिंता करने का काम हम सब कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर जो सशक्त ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी का खड़ा है, वो नीचे तक जमीन में उतर के उनकी आवाज बने। ये सबसे बड़ी आज के समय में जिसको मैं मानता हूँ जिसकी आवश्यकता है। जी, उसको आप लेते हैं। एक ये भी आरोप लगा वीडी शर्मा साहब की बीते 2-2.5 वर्षों में बीजेपी के कार्यालय हाईटेक हुए, बीजेपी के कार्यालय भव्य हुए, बीजेपी के कार्यालय बहुत ज़्यादा अपडेटेड हुए, लेकिन वहाँ पर जो पदाधिकारी थे उनको लेकर आरोप ये लगे कि वो कार्यकर्ता की उस तरह से नहीं सुन रहे थे जैसी सुनी जानी थी। ये भी आपके लिए शायद एक बड़ी चुनौती है कि आप संवाद का एक पुल बने, एक सेतु बने, जिससे ये जो शिकायत है कि बीजेपी का कार्यकर्ता एक तो बहुत ही स्वाभिमानी कार्यकर्ता होता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, वो एक बार अपनी बात कहता है, उसके बाद वो क्षुब्ध होकर वो घर बैठना पसंद करता है कि अपमानित नहीं होऊंगा मैं। एक बार गया, मेरी तरफ दृष्टि भी नहीं डाली, मोबाइल से देखते रहे संगठन के प्रमुख ओहदेदार और कह दिया देख लेंगे, कर लेंगे, आपने सूचना दे दी। ऐसे आरोप थे। मैं नहीं कहता कितनी सच्चाई है, इस पुल को भी, इस खाई को भी आपको भरना होगा। सर जी, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में आपने जो कहा, तो इस प्रकार की चीजें, समयानुकूल परिवर्तन जो चाहिए नए इस युग परिवर्तन में, तकनीकी के युग में जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मैं तो विद्यार्थी परिषद में जब रहा एज ए नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, तब भी आपने देखा कि हम लोग जब कार्यालय बना रहे थे तब भी लोग इस बात का उल्लेख कर रहे थे जी। लेकिन समय की आवश्यकता रहती है कि आज के समय में इन चीज़ों की जरूरत है। उस तकनीकी का उपयोग करके हम अपने काम को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, हम जनता तक, कार्यकर्ताओं तक हमारी पहुंच कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो तकनीकी का उपयोग करना ये तो बहुत आवश्यक है। और उसका आज लाभ भी भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर बना है माननीय अमित जी के नेतृत्व में, जिन्होंने अथक मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस विचार को और भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना दिया, तो तकनीकी का उपयोग भी उसमें बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं देश के अंदर हुआ है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो आपने कहा ना कि संवाद और संपर्क के कार्यकर्ता के साथ जो चाहिए, जो हमारा मूल रहा है, हमारी पद्धति, कार्य पद्धति का एक बड़ा हिस्सा है जी। कि लोगों के साथ संवाद और संपर्क, और प्रवास के माध्यम से लोगों तक हम सब पहुंचते हैं और पहुंचते रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कभी कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस जरूर, संगठन है, मनुष्यों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये प्लस माइनस तो होता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी अध्यक्ष रहे हों, जो भी नेतृत्व रहा है, सबने अथक मेहनत की है। मैं सभी अध्यक्षों का अगर नाम लेना प्रारंभ करूं तो इस प्रकार के बड़े नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, चाहे माननीय शिवराज जी होंगे, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर रहे होंगे, जटिया जी होंगे, नंदू भैया होंगे, वर्तमान हमारे राकेश सिंह जी अभी इससे पहले, मेरे से पहले जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इसको लेकर के व्यापक प्रवास और संघर्ष सड़कों पर करने का, एक जमीन पर नीचे उतारने का काम उन्होंने भी किया जी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इसकी कहीं ना कहीं और जो आवश्यकता है, तो उसमें मेरी भूमिका बनती है कि हम इसको और बेहतर करने का कैसे प्रयास करें। और मैं ऐसा मानता हूं कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और संपर्क और कार्यकर्ताओं के मन की बात को जानने का प्रयास करना, जो माननीय मोदी जी ने मन की बात जो देश के अंदर प्रारंभ की है, तो कार्यकर्ताओं की हमारे अपने मन की बात है, उस मन की बात को हम सब तक पहुंचे और हम उसकी मन की बात भी सुन सकें, ये प्रयास बेहतर तरीके से हुए भी है और भी इसको ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर। और यही एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बीजेपी के लिए कहा जाता है। अगर आपने कार्यकर्ता के मन की बात समझ ली तो आप प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप अपनी दायित्व को ठीक से निभा रहे हैं। मुझे दिवंगत नेता, आपके वरिष्ठ
बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी का एक बयान याद आता है। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक बार मीडिया ने उनसे पूछा कि दिग्विजय सिंह बीजेपी के बड़े नेताओं के यहाँ खूब जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, तो उन्होंने बड़े हास्य विनोद के लहजे में कहा कि वो कृष्ण की तरह मायावी हैं, जिसके गले लगते हैं आधी शक्ति ले लेते हैं उसकी। वर्तमान में भी आपके कुछ नेताओं पर ये उंगलियां उठी हैं कि वो सत्ता साकेत के गलियारों में उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। होने चाहिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये रिश्ते अच्छे हों, सौहार्दपूर्ण हों, बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं पार्टी की हित, पार्टी के जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बीते करीब करीब 1.25 साल में यह आरोप बीजेपी पर लगा है कि सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन हुए हैं। 18 आंदोलन राकेश जी ने कहा भी जब आपको दायित्व सौंपा जा रहा था, लेकिन किसी भी आंदोलन में वो धार, वो आग और वो गुस्सा और वो नाराज़गी नज़र नहीं आई है, जिससे बीजेपी से शायद अपेक्षा थी। शरद जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज सरकार ने जिस प्रकार का वातावरण पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है और जिस प्रकार से आज एक दुरावस्था मध्य प्रदेश की बनी है, जिनका नाम आपने लिया अभी के बाबूलाल गौर, दिग्विजय सिंह के बारे में जो उल्लेख करते थे, मैं ऐसा मानता हूं कि आज मध्य प्रदेश की स्थिति उसी प्रकार की है जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल की थी, और एक दुरावस्था के दौर में आज मध्य प्रदेश जा रहा है। मध्य प्रदेश के गरीबों के सामान्य व्यक्ति आज इस स्थिति में है कि वो ये सोचता है कि आखिर हमारी चिंता कौन करेगा इस मध्य प्रदेश के अंदर। गरीब कल्याण की योजनाएं सारी इन्होंने बंद कर दी। हर प्रकार के ऐसे काम जो गरीब जनता के हितों के कल्याणार्थ केंद्र की सरकार ने भी जो दिए, चाहे मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास से लेकर के कई प्रकार की ऐसी योजनाएं जो जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रही थी। मोदी जी ने हमेशा कहा हम गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते, हम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं। अच्छे से रहे, अच्छे से घर हो उसका, अच्छे से खा पी सके, वो स्वस्थ रह सके, इन सारे मुद्दों के बारे में आयुष्मान भारत से लेकर के जो चीजें की, आज उन सारे मुद्दों पर भी ये सरकार पूरी तरह से जो विफल हुई है, इसका आक्रोश मध्य प्रदेश की जनता में आज बड़े पैमाने पर है। माननीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व में या और भी जो सब लोग रहे उनके नेतृत्व में भी धार मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन की रही है, और मेरी भूमिका तो ये है कि अब उस धार को और हम ताकत कैसे दें और उसको पैना कैसे करने का प्रयास करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो प्रारंभ किया था उसको और गति देने का काम मध्य प्रदेश में होगा, और मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ जो मध्य प्रदेश को उन्होंने गर्त में ले जाने का प्रयास किया है, हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। और मध्य प्रदेश आज चाहे वो नौजवान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता हों या प्रदेश की जनता, उनके साथ खड़े होकर के हम इसको और पैना करने का प्रयास बड़े पैमाने पर करेंगे। मुझे 2010 याद आता है वीडी शर्मा जी, और जब सुरेश पचौरी जी सरकार आप बीजेपी की थी और किसानों के ओला पाला के इशू को लेकर 2010 की बात होगी है, उन्होंने भी एक अनशन किया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राशि स्वीकृत की थी। आज ये आरोप कांग्रेस की तरफ से आता है और जनता भी शायद सोचती होगी कि 28 सांसद आपके हैं, 29 में से मध्य प्रदेश के हितों को लेकर इनकी जो जिम्मेदारी है वो और मुखर होकर सामने आनी चाहिए, और ज़्यादा मध्य प्रदेश के हितों को लेकर दिल्ली दरबार में उनका और ज़्यादा दायरा, और वो लेकर भी आए सहायता मध्य प्रदेश, क्योंकि कांग्रेस सरकार का आरोप है 13-14 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू कम हो गया। नहीं, ये जो आप जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं और कमलनाथ जी ने जिस आरोप को लगाने का प्रयास किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि कमलनाथ जी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाना, इसका अर्थ यह है कि आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर आप इस मध्य प्रदेश की जनता को फिर वही झूठ और छल कपट की राजनीति में ले जाना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार नहीं कर रही है। अरे भैया, आईफा अवार्ड के लिए आपको पैसा कहां से मिल गया? मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता जो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, ये पैसा कहां से आ गया। लेकिन प्रधानमंत्री आवास में 2 लाख घर आपने सरेंडर इसलिए कर दी कि मैचिंग ग्रांट जो हमको देनी है वो हम नहीं दे सकते। यानी गरीबों के सर पर छत छीनने का काम आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने पैसा आपको भेजा, लेकिन आपने 2 लाख घर वापस कर दिए, क्योंकि मैचिंग ग्रांट केवल आपको जो देना है वो आप नहीं देना चाहते। सरकार कहती है खजाना खाली है। सरकार खजाना खाली है तो आप अपनी जिम्मेदारी से आप जरा ये स्वीकार करो ना कि हमारे पास कुछ नहीं है। आप ये भी स्वीकार नहीं करना चाहते, और इस दिशा में आप मध्य प्रदेश के अंदर आप जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार किया है, भाई आपकी स्थिति, आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हटना चाहते हैं? क्यों प्रधानमंत्री के साथ या केंद्र की सरकार के साथ जरा डायलॉग करने का प्रयास करें। वो मध्य प्रदेश के अंदर
सभी सांसदों ने, जब कभी मंदसौर के अंदर जब बाढ़ बड़े पैमाने पर आई, जी बाढ़ के लिए मध्य प्रदेश के सांसद, हमारे मंदसौर के सांसद जाकर के गृह मंत्री से मिलकर के और उसके लिए जाकर के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रदेश की सरकार कहाँ थी? जी प्रदेश की सरकार केवल पत्र लिख रही है या प्रदेश की सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए इन बातों की आवश्यकता है। मैं कहता हूं टूरिज्म के क्षेत्र में मैं खजुराहो का सांसद हूं, माननीय प्रहलाद पटेल यहां से हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, तो मध्य प्रदेश को टूरिज्म के क्षेत्र में क्या मिलना चाहिए, भरपूर प्रयास किए। यानी मेरे क्षेत्र के अंदर ही अकेले खजुराहो को 300 करोड़ का पैकेज देकर के खजुराहो के डेवलपमेंट के एक टूरिस्ट मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा आ सके, कैसे आएगा जी? कौन कर रहा है? अभी जो एक डैम के अंदर जिस उसका अभी हमने शुभारंभ किया है, वहाँ एक सेंटर बनाया टूरिज्म का, बड़ा अच्छा सेंटर बनाया। केंद्र की सरकार ने सारा पैसा दिया जी, और मध्य प्रदेश को उससे इनकम होगी, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके प्रयास सरकार के जो चाहिए वो आप करना नहीं चाहते। केंद्र की सरकार कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, और मोदी जी का तो बहुत स्पष्ट मत है कि देश के अंदर विकास के मुद्दे पर वो दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं। विकास जहां चाहिए वहां कोई भी जाए, उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए भरपूर देने का प्रयास किया है। ये सरकार केवल मध्य प्रदेश के अंदर फिर से भ्रम और झूठ फैलाना चाहती है। आप क्या ये भी महसूस करते हैं कि इन इश्यूज़ पर अगर आप दावा कर रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कोई कमी नहीं है, तो हम ये अपेक्षा तो नहीं करते कि इन विषयों पर प्रधानमंत्री बोलें, लेकिन केंद्र सरकार के जिम्मेदार मंत्री और वहाँ से तथ्यात्मक जानकारी मध्य प्रदेश को लेकर बहुत साफ की जाए कि मध्य प्रदेश के साथ कोई अन्याय नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे जी कि कृषि और हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने ये कहा कि हमने 8 लाख आवास भेजे मध्य प्रदेश को, तो पैसा भेजा ना जी, तो 2 लाख आवास आपने वापस क्यों किए? ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। कमलनाथ जी इस बात का जवाब दें कि 2 लाख आवास आपने विड्रॉ क्यों किए और क्यों आपने कहा कि हम नहीं दे सकते। यानी उन गरीबों का हक छीनने का काम आप एक और कर रहे हैं, और जो मैचिंग ग्रांट जमा करनी है राज्य शासन को वो आप नहीं देना चाहते, लेकिन बाकी कामों के लिए आपके पास सब कुछ है। आप पैसा मध्य प्रदेश के अंदर जिस गति से, जो मैंने जिसका उल्लेख किया कि आप ट्रांसफर उद्योग से लेकर के बाकी सारी चीजें आप लगातार कर रहे हैं कि हमारे पेट कैसे भरें, हम भ्रष्टाचार कैसे करें, आपका नजर इस पर है। आपकी नजर इस पर नहीं है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए कहां से कैसे चीजें आएंगी जी। कभी मैं कहता हूं कि इनमें से कब किसने ये बात की कि मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ मैं उनसे 10 बार ये कहा कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ बातें करना चाहता हूं, तो मुझे अभी कुछ दिनों पहले जब दिल्ली के चुनाव चल रहे थे तब एक मैसेज आया कि मुख्यमंत्री जी अगर आप चाहें तो 27 तारीख को आप आ सकते हैं। मैंने कहा 27 तारीख को मेरा यहाँ पर ये है, तो 27 को तो नहीं आ सकता, लेकिन हम साल भर से प्रयास कर रहे थे। तो सांसदों के साथ कभी ये भूमिका बन सकती है, तो हम तो दलगत भावना से ऊपर उठकर भी काम करना चाहते हैं। मैं तो हमेशा क्षेत्र के अंदर इस बात को ही मैं उल्लेख करता हूँ कि हम मिलकर के काम करें विकास के लिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन उस पर कभी उन्होंने कोई पहल की है क्या? राज्य सरकार ने कभी कोई पहल किया कि सांसदों के साथ बैठ करके हम भी कोई बात करना चाहते हैं? पहल होती है तो बीजेपी पूरी तरह बिल्कुल साथ में, कहीं कोई समस्या नहीं है। मुझे याद आता है आपके 2 प्रदेश अध्यक्ष जो रिसेंट रहे, राकेश सिंह जी और उसके पहले नंद कुमार सिंह जी, उनके पहले जो प्रभात जी थे शायद वही रिसेंट पास्ट में ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जो 400 से ज़्यादा मंडलों तक जिन्होंने प्रवास करने का एक प्रयास किया है। और प्रवास आपकी पार्टी का, बीजेपी का एक बहुत ताकतवर हथियार भी है और संवाद का एक पुल भी है। वीडी शर्मा जी भी प्रवास के लिए और सघनता से मिलने जुलने के लिए पहचाने जाते हैं। क्या अगला आपका जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश के सघन प्रवास का ही होगा? बिल्कुल, ये प्रवास मैंने कहा ना कि हमारी पद्धति का प्रमुख हिस्सा है, और प्रवास के बिना कुछ होता नहीं है। इसलिए प्रवास तो शुरुआत इसकी हो ही गई है, और आगामी समय में मध्य प्रदेश के कोने कोने तक पहुंच करके कार्यकर्ताओं से संवाद करना और कार्यकर्ताओं से बात करना और कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने संगठन को सशक्त बनाना, यही भूमिका है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं तो अपने इस जीवन काल के अंदर लगातार मध्य प्रदेश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं या कार्यकर्ताओं के साथ लगभग चाहे किसी न किसी रूप में रहा हो, मेरा तो लगातार मिलना भी रहा है। इसलिए जितने ब्लॉक हैं उन ब्लॉक तक पहुंचे भी हैं, और आगामी समय में हर मंडल तक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने का प्रयास भी एक पहली प्राथमिकता होगी। जी, एक चुनौती ये भी है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे कार्यकर्ता हैं
जो अहिल्या की तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई प्रदेश अध्यक्ष राम की तरह आए, निष्पक्ष हो। मैं नहीं कहता आपके पिछले अध्यक्ष जो रहे हैं वो पक्षपाती थे, सबने अपनी अपनी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की होगी, लेकिन कई कार्यकर्ताओं को हमने सुना है, वीडी शर्मा साहब, और उन्होंने ये कहा है कि हमारी तरफ दृष्टि नहीं पड़ी। तो नई कार्यकारिणी में क्या हम माने कि एक ऐसी कार्यकारिणी होगी जिसमें हर सक्षम हाथ को काम होगा, हर बीजेपी की रीति नीति से जुड़े हुए कार्यकर्ता के लिए एक उचित स्थान होगा सम्मान के साथ? और कब तक होगी ये कार्यकारिणी? शरद जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से होता भी रहा है, और जिस काम के लिए कौन कार्यकर्ता उपयोगी है, किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, और हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, वाह, ये हमारी अपनी भूमिका है। इसलिए प्रयास हम सब लोगों के मिलकर के यही है, क्योंकि हम लोग टीम भावना पर काम करते हैं, सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं कि हम हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ काम कैसे मिलेगा, ये प्रयास होते भी रहे, मैंने कहा, और इसको और आगे करने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए कार्यकर्ता बिना काम के जिस पर नजर नहीं पड़ी, और आपने जो कहा ना कि निष्पक्ष भाव के साथ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं तो बहुत, जो हमारा नेतृत्व मध्य प्रदेश का रहा है, बहुत बड़े मन का रहा है। इसलिए मैं भी उसी भूमिका में आकर के, जो अटल जी ने कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो इसलिए हम सब मिलकर के बड़े मन के साथ जिस कार्यकर्ता को जहाँ उपयोगिता है वो कार्यकर्ता वहाँ काम करेगा। और शरद जी, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर ये जो संगठन है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत है, और कार्यकर्ता बड़ी ताकत है, और कार्यकर्ता के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। और आगामी समय में मध्य प्रदेश का ये कार्यकर्ता इस दुरावस्थावादी सरकार को उखाड़ करके फेंक देगा। बिल्कुल, लेकिन पिछले चुनाव में ये माना गया कि ये कार्यकर्ता की नाराज़गी थी जिसकी वजह से आप मंजिल मकसूद तक पहुंचते पहुंचते चूक गए। तो ये नाराज़गी भी शायद, अगर ये है मैदान में है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। नहीं, बिल्कुल, वो तो आप जो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी, अगर कहीं कुछ ऐसा लेकोना है कि जिसको कहीं आवश्यक है कि ठीक करने की जरूरत है, तो वो तो हम सब लोग मिलकर के उसको करेंगे ही, और करते भी आए हैं। मैंने कहा ना कि हमारे तंत्र के अंदर ये व्यवस्था भी है कि कहीं कुछ ठीक करना है तो वो कैसे होगा। हमारे संगठन तंत्र के अंदर ही ये व्यवस्थाएं हैं। बीमारी पकड़ लिया आपने। और उन सारी चीजों को कैसे आगे ले जाना है, कैसे उस पर काम करना है, ये सब मिलजुल करके ही करते आए, और इसको आगे भी करेंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों में मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ आवश्यक है वो चीज़ें तो अच्छी भी हैं भी, और उनको और अच्छा करने का प्रयास करें। जिस दिन आपने विधिवत पदभार ग्रहण किया तो हमने एक चीज़ नोट की थी, और उस दिन जो हमारा कार्यक्रम था हमने उसमें इसका जिक्र भी किया कि आपका हाथ वरिष्ठ नेताओं के पैरों की तरफ ही था। उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आप चरण छूते कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा नेताओं के चरण छूकर आप आगे बढ़े। तो हमने रेखांकित भी किया था ये चीज़ कि देखिए, ये दिस इज़ द रियल जनरेशन चेंज, कि एक ऐसा युवा नेता है। ऐसा नहीं है कि मंच पर वयोवृद्ध नेताओं की जमात थी। शिवराज जी ऊर्जा से भरे हैं, नरोत्तम जी भरे हैं, गोपाल भार्गव जी भरे हुए हैं, कप्तान सिंह जी को छोड़ दें तो उस मंच पर अधिकांश जो हैं वो 60 और इसके आसपास के नेता थे। लेकिन अब वो वरिष्ठ हो गए हैं, और वीडी शर्मा जैसा एक युवा प्रदेश अध्यक्ष उनके बीच में। पैर छूना बहुत अच्छी बात है, हमारी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आशीर्वाद के तौर पर पूरा समर्थन मिलेगा? क्योंकि राजनीति बड़ी निर्मम होती है सर। इन सब के आशीर्वाद के साथ ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और शरद जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने, और उस दिन भी सबने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, और एक बात का मैंने उल्लेख उस दिन अपने प्रारंभिक उद्बोधन में किया था जी, कि चाहे माननीय प्रभात जी रहे हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी रहे हों, चाहे कप्तान सिंह जी रहे हों जी, सत्यनारायण जटिया रहे हों, थावरचंद जी, मुझे किसी न किसी रूप में, मैं विद्यार्थी परिषद में भी काम करता था, बिल्कुल जैसे आपसे मेरा संबंध उस समय रहा और मैंने आपके माध्यम से भी कुछ सीखा, ऐसे इन सब के माध्यम से मंच पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, इंक्लूडिंग हमारे नरोत्तम जी भी, किसी न किसी रूप में मैंने उन सबसे सीखने का प्रयास किया। तो इसलिए मैंने जिसको एक उस दिन सबसे आशीर्वाद लेकर ही यहाँ तक पहुंचा, और मैं ऐसा मानता हूं कि सबका आशीर्वाद उसने के साथ ही मध्य प्रदेश में काम करने का, मैंने एक बात का उल्लेख भी किया था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनना, इसमें आप सबकी भूमिका और आप सबका जो आशीर्वाद और स्नेह है वो मुझे और चाहिए, तो वो मैं प्रयास करूंगा।
आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा केंद्रीय राजनीति की तरफ है। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश बीजेपी पर यह भी है कि जिस तरह से अभी कुछ परिस्थितियाँ बनी हैं, चाहे वो CAA को लेकर हों या फिर तमाम और दूसरे बिंदुओं को लेकर हों, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर भी अपना पक्ष ताकत के साथ, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है, गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई विपक्ष पूरा इसको लेकर बीजेपी को टारगेट कर रहा है। क्या इसको लेकर भी आप कुछ बड़े कार्यक्रम हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ तो अभी रिसेंट पास्ट में हुए हैं। देखिए, देश के अंदर CAA को लेकर के जो भ्रम कांग्रेस और कुछ ऐसे लोगों ने, जिसमें खासतौर पर वामपंथी ऐसे जो लोग हैं, या मैं कहूँ तो वो कम नहीं है कि अराजकतावादी लोग देश के अंदर कुछ मात्रा में ऐसे हैं जो वो देश को हमेशा इस अराजकता में ही ले जाना चाहते हैं। वो नक्सलिज्म के नाम पर होगा, या इस प्रकार के जब वो चीज़ें खत्म होती हैं तो इस प्रकार का सॉफ्ट नक्सलिज्म होगा। ऐसे सारे काम करने वाले जो लोग हैं, वो इस देश के अंदर जो भ्रम फैलाने का जिन्होंने प्रयास किया है। मैं एक बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो CAA कानून है, मैं उसका हिस्सा हूं संसद के अंदर। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा, ये कानून देश के किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है, ना देश के किसी भी अल्पसंख्यक का इस देश के कानून से कोई संबंध है, CAA से। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वो लोग जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर पाकिस्तान और इन 2-3 देशों के अंदर जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं, ननकाना साहब की बेटी को वहां किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, धर्म परिवर्तन करने के प्रयास हुए। 23% हिंदू था पाकिस्तान के अंदर, वो 3% पर आ गया, 2.8% पर आ गया। लोग कहां गए? या तो मारे गए, या धर्म परिवर्तन कर दिया, या प्रताड़ित होकर के वो भारत के अंदर शरण उन्होंने ली। वो शरणार्थी है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि उन सब लोगों को भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको यहां व्यवस्थित बसाना, उनका प्रबंधन करना, इंक्लूडिंग उन्होंने कहा कि उनको नौकरी देना भी ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। जब गांधी जी ने इन बातों को कहा तो क्या कांग्रेस गांधी जी के उस विचार को आज तिलांजलि देना चाहती है? तो CAA कानून के बारे में जिस प्रकार से भ्रम फैला करके कांग्रेस झूठ के आधार पर जो राजनीति कर रही है, ये देश की जनता के जनमानस को भी समझ में आ गया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में जो और आवश्यक होगा, हमने भी पूरे देश के अंदर इसका जन जागरण का अभियान चलाया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। लोगों को लगा कि भाई ये जानकारी तो हमको नहीं थी। तो भ्रम और झूठ की जो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका पर्दाफाश और इन लोगों को जवाब देना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको और ताकत के साथ देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए VD शर्मा साहब, और बहुत शुभकामनाएं। अभी आकाश में बहुत जगह है और आपके पास एक युवा शक्ति है और आप उस ताकत के साथ आगे बढ़ें, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। ये थे बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी। कोई दावा नहीं है, बहुत संतुलित, संयमित, कोई बड़ी बात वो नहीं कहते कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान है और शायद उन्होंने सीखा है ये, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शायद खुद विनम्रता से ये मानते हैं कि जो दायित्व उनको मिला है और एक शायद सही समय में मिला है, ये सब मानेंगे, तो वो ये मानते हैं कि इसका और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना, विकेंद्रीकरण करना ही उनके लिए सबसे बड़ा दायित्व है, सबसे बड़ा काम है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।